अनुशासन जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। हमको अपने सभी कार्य अनुशासित तरीके से करने चाहिए। यह हमें हमारे जीवन को सुचारू रूप में संचालन में सहायता करता है। तो इसी जीवन पाठ के साथ बघेल ट्यूटोरियल्स के आज के गोल्ड श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए साथियों, देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से विषय हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले विषय आप यहाँ देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कृष्ण कुंज के बारे में, तत्पश्चात मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के बारे में सीखेंगे और इस योजना के बाद विश्व आदिवासी दिवस का समारोह चल रहा है, तो विश्व छत्तीसगढ़ में जनजाति आबादी के परिदृश्य को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले विषय को हम लोग देखते हैं और वो है तो कृष्ण कुंज। तो आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सरल है लेकिन समझने में सरल होगा, अगर नहीं समझते हैं तो कठिन ही प्रतीत होगा। तो देखेंगे क्या होगा। इसमें क्या किया जाएगा कि नगरीय क्षेत्र में और यहाँ पर नगरीय क्षेत्र का मतलब है 169 नगरीय निकाय, 169 नगरीय निकाय। 169 कैसे है? तो नगर निगम की संख्या छत्तीसगढ़ में, नगर निगम की संख्या छत्तीसगढ़ में है तो 14। इसी तरीके से नगर पालिका परिषद की संख्या छत्तीसगढ़ में है 43। और नगर पंचायतों की संख्या देखें तो नगर पंचायतों की संख्या है 112। जब हम लोग इस तीनों का योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 169। तो इन 169 स्थानीय निकायों में, नगरीय निकायों में हम लोगों को न्यूनतम 1 एकड़ के क्षेत्र में, न्यूनतम, अधिकतम वह अभी सरकार ने नहीं बताया है कि अधिकतम कितना हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 1 एकड़ होएगा। तो न्यूनतम 1 एकड़ के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। न्यूनतम 1 एकड़ के क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। और ये जो न्यूनतम 1 एकड़ का क्षेत्र है जहां वृक्षारोपण किया जाएगा उस स्थल को कृष्ण कुंज के नाम से जाना जाएगा, कृष्ण कुंज के नाम से जाना जाएगा। और ये जो यहाँ वृक्ष लगाए जाएंगे तो यादृच्छिक रूप से किसी भी वृक्ष को नहीं लगाया जाएगा। यहाँ वृक्ष लगाते समय यह सावधानी रखी जाएगी कि ऐसे वृक्ष लगाए जाएं, जो ऐसे वृक्ष हम लोग को लगाना है जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों का ही वृक्षारोपण किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सांस्कृतिक दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जिनका कृष्ण कुंज वाले स्थान में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो सबसे पहले जो वृक्ष है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो कौन कौन से सांस्कृतिक महत्व, तो बेल की पत्ती आप जानते हैं कि भगवान शिव जी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से जो आम की टहनियाँ होती हैं, आम की टहनियाँ का प्रयोग हवन में किया जाता है। इसी प्रकार से आम की पत्तियों का प्रयोग आप जानते हैं कि तोरण के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से नीम की पत्तियों का प्रयोग हरेली में प्रयोग किया जाता है।
ये आप देख रहे होंगे। और भी आप जानते हैं कि जो पीपल का पेड़ है, दाह संस्कार के समय पीपल के पेड़ के नीचे ही सारी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप और जान रहे होंगे तो कदम्ब का वृक्ष हो गया, तो कदम्ब का वृक्ष श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने जब गोपियों का वस्त्र को चुरा लिया था तो उन वस्त्रों को ले जाकर वो कदम्ब के वृक्ष में ही लटका देते हैं। तो ऐसे वृक्ष जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि आम हो गया, बेल हो गया, बबूल हो गया, बरगद हो गया, कदम्ब हो गया, जामुन हो गया, तो इन वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। तो कहाँ? कृष्ण कुंज में। क्यों किया जाएगा? क्योंकि साथियों, शहरों से आप जानते हैं कि जो हरित क्षेत्र है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। हरित क्षेत्रों का स्थान कंक्रीट के इमारत लेते जा रहे हैं, और जो आने वाली भावी पीढ़ी है, अगर उन पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों के बारे में अवगत करना चाहते हैं, तो हम लोगों को इन वृक्षों का संरक्षण करना ही पड़ेगा। और इसी दिशा में सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। और इस कृष्ण कुंज की जो शुरुआत होगी वो जन्माष्टमी के दिन से शुरू हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं जो और भी तथ्य हैं, इसको आप समझ गए होंगे, और इसको अच्छी तरीके से आप समझने के बाद आइए तथ्य पे नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया जाएगा। तो विस्तार कहाँ से है? तो समस्त नगरीय निकायों में। विस्तार कहाँ? तो समस्त नगरीय निकायों में। क्षेत्रफल न्यूनतम 1 एकड़ है। उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण करते हुए कृष्ण कुंज विकसित करना। वृक्षारोपण स्थल का नाम कृष्ण कुंज होगा। वृक्ष के प्रकार हैं आम, इमली, जामुन, बेर, गंगा बेर, सहतूत, पलास, अमरूद। और ये देख रहे हैं कब से शुरू होगा? तो कृष्ण जन्माष्टमी से यह शुरू हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अभी इस योजना का संचालन कौन सा विभाग कर रहा है, इसको लेकर संशय की स्थिति है। वन विभाग करेगा कि नगरीय एवं प्रशासन विभाग करेगा? तो आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब इस योजना की शुरुआत होगी और जब वहां स्पष्ट होगा तो हम लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे। आइए चलते हैं दूसरे खबर की ओर। दूसरा खबर आप ये देख रहे हैं, तो ये शिव कुमार जी हैं। इनका नाम है शिव कुमार। ये शिव कुमार जो है पेट की दर्द और बीपी शुगर से पीड़ित थे। एक दिन ये बाजार जाते हैं और बाजार में देखते हैं कि चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ निःशुल्क जांच कर रही है, परीक्षण कर रही है, इलाज कर रही है और दवाइयों का वितरण कर रही है, साथ में परामर्श भी दे रही है। वो वहां जाते हैं और इनका भी जांच और परीक्षण होता है और वह रोग से मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, शिव कुमार को यह स्वास्थ्य सुविधा मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और यह योजना छत्तीसगढ़ के जो दूरस्थ और जो दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध नहीं है, वहां पर चिकित्सक और उनके साथ अन्य सहकर्मी चिकित्सक दवाइयों के साथ पहुंचते हैं बाजार के दिन, जिस दिन बाजार होता है, और वहां के लोगों का, जरूरतमंदों का इलाज करते हैं। तो यह योजना, तो इसी योजना से लाभान्वित हुए हैं शिव कुमार जी। यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता था कि जो दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होता है, और जो दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ पर सामाजिक आर्थिक मानक भी काफ़ी नीचे होता है लोगों का। तो जब वो सामाजिक आर्थिक नीचे होता है तो वो सक्षम नहीं होते हैं और उन्हें इलाज के लिए शहरों तक जाना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले भाग में जो मलेरिया का जो
विस्तार है वो इसी कारण है साथियों। जब अगर गरीब जनता अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी तो बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है, सरकार उसको नियंत्रण में नहीं रख पाती है और उसका विस्तार होता जाता है। तो दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो किसी भी योजना को जानने के लिए सबसे पहले उसका कारण जानना चाहिए। तो कारण क्या है? जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो रिमोट एरिया है, वहां पर स्वास्थ्य और संरचना की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो उसी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए उस दुर्गम क्षेत्र में जिस दिन बाजार का दिन होता है उसी दिन यह स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वहां पहुंचती है और लोगों को निःशुल्क जांच, परीक्षण, इलाज, परामर्श और दवाइयों का वितरण करती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है कब से शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2019 को। 2 अक्टूबर को क्या होता है साथियों? हमारे राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपिता जी का जयंती होता है, जन्म दिवस होता है। तो 2019 में यह सरकार सत्ता में आते ही इस योजना का संचालन शुरू किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, उद्देश्य ये आपके सामने है। हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों एवं जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना। उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। क्यों शुरू किया गया है? तो क्यों शुरू किया गया है? तो इसके लिए ये कारण लिखे हुए हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के कारण बीमार लोगों को इलाज के लिए कई बार आधारभूत सेवाएं भी समय पर नहीं मिल पाने के कारण बीमारी का पता नहीं चल पाता है। ग्रामीण तथा शहरी स्लम क्षेत्रों में पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं नहीं होने के कारण मरीजों को छोटी छोटी जांच के लिए शहरी क्षेत्रों तक आना पड़ता है। कितने लोग आते हैं? अधिकांश लोग तो उसी बीमारी के साथ जीना सीख लेते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा विभाग चला रहा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे? यह योजना कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2019 को। कौन लागू कर रहा है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। आइए चलते हैं अगली स्लाइड्स की ओर और देखते हैं कि इस योजना से क्या क्या लाभ हो जाएगा। तो इस योजना से जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहां पर कुपोषण का दर बहुत ज्यादा होता है। चाहे हम लोग नवजात मृत्यु दर की बात करें, चाहे हम लोग शिशु मृत्यु दर की बात करें, चाहे हम लोग बाल मृत्यु दर की बात करें, मातृ मृत्यु दर की बात करें, अंडरवेट की बात करें, ओवरवेट की बात करें, स्टंटिंग की बात करें, वास्टिंग की बात करें, इन सब का जो स्तर बहुत ज्यादा रहता है। तो उन सब को नियंत्रण में लाने में यह मदद करेगा। पोषण की निगरानी में भी हम लोग को मदद करेगा। और जो बस्तर क्षेत्र में जो मलेरिया उन्मूलन का अभियान चल रहा है उसमें भी यह योजना हमारी सहायता करेगा। आइए चलते हैं। अभी देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ की जनजातीय लोग हैं और ये यहाँ पे दंडामी माड़िया नृत्य कर रहे हैं। ये आप बाइसन देख रहे होंगे, सिंह दिख रहा होगा आपको। तो यह बाइसन हॉर्न नृत्य कर रहे हैं। और अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम लोग आदिवासी समाज को लेकर छत्तीसगढ़ में कुछ जान लें। तो आदिवासी शब्द सुनते ही कुछ बातें इस देश के लोगों में व्याप्त हो जाती हैं। तो अगर वो आदिवासी नामक शब्द सुनते हैं तो उनके मन में तो सबसे पहले आ जाता है वन, और अगर वन के बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो ये जो आदिवासी का, अगर आप किसी व्यक्ति से पूछ ले, खासकर जो नदर्न पार्ट वाले इंडिया के जो स्टेट्स हैं, पूछ ले आदिवासी, तो यही 4 बातें ही घूम फिर कर कहेंगे। तो छत्तीसगढ़ आदिवासी का पर्याय है, आदिवासी समुदाय का। तो आइए देखते हैं कुछ तथ्य हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है, और भी हलबा, सवरा, नागेसिया, मंझवार, खरिया, धनवार,
बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो मुख्य जनजाति, जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति आबादी 78,22,903 है और यह छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और ये जो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति आबादी है, देश में कुल जनजाति आबादी का 6.2% है। छत्तीसगढ़ में जो वन क्षेत्रफल है 59,772.40 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के आंकड़े हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आ चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक आंकड़े यहाँ पर अपडेट नहीं किए हैं। अब वो तो सरकार ही जाने क्यों नहीं किए हैं, मैं तो नहीं बता सकता। तो छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल 59,772.40 वर्ग किलोमीटर है और यह छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21% है और देश के कुल वन क्षेत्रफल का 7.82% है। राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग कितना है तो 42 है और इसके भी उप समूह किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा क्षेत्र में जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो है 4 और छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा क्षेत्र है 11। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा क्षेत्र है 90, जिसमें से 29 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। अभी अगर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो उसका कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में 81,861.88 वर्ग किलोमीटर है और यह जो अनुसूचित क्षेत्र होता है 5वीं अनुसूची, संविधान का 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है और यह जो क्षेत्र है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60.55% है। और 2003 में यह अनुसूचित क्षेत्र का प्रकाशन किया गया था। उस समय 13 जिला थे, अभी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को मिला लेंगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन जिस समय यह प्रकाशित हुआ था उस समय 13 जिलों को ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसमें से भी कुछ जिले ऐसे थे जो पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल थे और कुछ जिले आंशिक रूप से शामिल थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा घोषित कुल 5 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। अगर हम लोग ऊपर से आए तो बैगा हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा हो जाएगा, कमार हो जाएगा और ये आप देख रहे होंगे तो बिरहोर और अबुझमाड़िया हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान किया है और वो पंडोप और भुंजिया है। आइए चलते हैं और तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो सुकमा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या पाई जाती है। वहां की कुल जनसंख्या का 83.47% जनजातीय आबादी है। सबसे कम रायपुर में है, कितना है तो 4.30%। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है 1020 है। अनुसूचित साक्षरता दर कितना है तो 59.09% है। अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या नक्सलवादी है। ये आप सभी जानते हैं कि लगभग 14 जिले छत्तीसगढ़ के पीड़ित हैं, किससे तो नक्सल से। आप देख रहे हैं वर्ष 2019 में जो गृह विभाग भारत सरकार ने 14 जिलों को घोषित किया था। ये देख रहे होंगे तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है घोषित किया गया था 14 जिला को। ये 14 जिलों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक जो ST/SC एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी बनाई गई है, जिसके तहत जनजातीय आबादियों का संरक्षण किया जाता है उत्पीड़न से। तो ये कानून भी लिखा हुआ है, अधिनियम 1989, और इसमें संशोधन किया गया था वर्ष 2015 में। इसमें संशोधन भी किया जा चुका है और ये कुछ तथ्य थे आदिवासियों को लेके, जिसको आप सतर्क रहिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो धीरे धीरे ही ऐसा ही प्रक्रिया के जरिए हम लोगों को तथ्य याद होते हैं। एक दिन पढ़ लेने से कभी तथ्य याद नहीं होते हैं, लेकिन वो तथ्य भी याद कब होंगे जब उस तथ्यों का हम लोग प्रसंस्करण कर पाएंगे। उस तथ्यों के सहारे हम लोग एक नया परिदृश्य, एक नया विश्लेषण कर पाते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए विषयों के साथ।